हो गया ना। सो गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन में एक बार जूम वाला वो चालू कर दे रमेश। ऑनलाइन वालों कंफर्म करवा दो कि वॉइस आ रही है क्या। अश्रुता, प्रिया, सुमित, वॉइस क्लियर है क्या? ओके ठीक है। देखिए, आज का एक जनरल डिस्कशन है हमारे लिए। एमबीए सीटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए कितने लोग ग्रेजुएट हैं इसमें, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है? क्या हुआ है मैम आपका? कौन से स्ट्रीम में हुआ? बीकॉम। कौन से ईयर में? तो अभी क्या कर रही हैं आप? अच्छा, आप सर लास्ट ईयर में क्या कर रहे हैं अभी? बीकॉम कर रहे हैं। कौन से कॉलेज में है? अच्छा, देसाई कॉलेज। आपका सर कौन से ईयर में हुआ ओमकार? लास्ट ईयर बीकॉम हुआ है। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल? जॉब कर रहे हैं। कॉरपोरेट में या फिर कहाँ? अच्छा, आप सर? बीएससी फिजिक्स इसी साल हुआ है। तो अभी क्या कर रहे हैं? किसके लिए? अच्छा, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, कहाँ से कर रहे हैं, कुछ आइडिया? घर से मतलब कैसे, बुक से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से? एमबीए सीटी कौन से पब्लिकेशन की बुक है? पब्लिकेशन कौन सा है? अच्छा ठीक। आप सर? अच्छा, बी फार्मा कर रहे हैं। ओके ठीक है। चलिए, ऑनलाइन में सुमित, प्रिया, अश्रुता, मैं यही इमेजिन करके चल रहा हूँ कि आप लोग या तो लास्ट ईयर में होंगे या तो आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुका होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ की पर्पज़ क्लियर करो कि एमबीए करना ही क्यों है। जब तक ये आपका क्लियर नहीं होगा हम आगे थोड़ा चल नहीं पाएंगे। क्यों करना है मैम एमबीए? क्योंकि ग्रेजुएशन तो है ही है, डिग्री मिल ही जाएगी। तो अभी भी पढ़ने को ऐसा क्या बाकी रह गया कि एमबीए का भी प्लान बना रहे हैं? क्योंकि मैं ऐसे को भी जानता हूँ जो एमबीए हो चुका है उनका। ऐसे मार्केट में है लोग, मुझसे कई लोग मिल रहे हैं जिनका एमबीए हो चुका है, लेकिन पर्पस पहले खोज लेते हैं हम, फिर थोड़ा प्लान कर लेंगे। क्यों करना है मैम एमबीए? खाली नॉलेज चाहिए? अच्छा नहीं। देखो सच बोलना हमेशा अच्छा होता है। दुनिया में कोई नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहा है, सबको चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर कोई बोल रहा है कि मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ तो वो झूठ बोल रहा है। पैसा ही चाहिए सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा पैकेज चाहिए। अच्छा पैकेज भी क्यों चाहिए? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम नहीं करेंगे फैमिली के लिए तो करेगा कौन? आप सर क्यों करना है एमबीए? सेम ना? हाँ ठीक है। ओमकार? दो हाँ, तो एमकॉम की भी डिग्री होती है, वो कर लेता। एमकॉम से कुछ नहीं हो रहा है इसलिए एमबीए कर रहे हैं। ठीक है। आप सर? पैकेज चाहिए ना? ठीक है, सेम ना। देखो, चलिए अब देखो, मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ। एमबीए करके भी बहुत सारे लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। जानते हैं क्यों? एमबीए की डिग्री बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री के ही बराबर हो जाएगी अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो। अच्छा कॉलेज का मतलब, पूरे महाराष्ट्र में लगभग 300 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। इस साल 40,000 सीट्स हैं एमबीए के लिए। लेकिन अच्छे कॉलेज से एमबीए करना और सिर्फ एमबीए करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपको मेरी बातें थोड़ी और समझ में आएंगी, आप मेरे बारे में थोड़ा जान लेंगे तो। मैं रोहित, पिछले 13 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। कोई बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ना दिया हो। अनअकैडमी, अड्डा 247 टाइम्स, ये तीनों बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं, मैं इनमें पढ़ा चुका हूँ और बहुत सारे बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ मैं। कैट के लिए, एमबीए सीटी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, प्लेसमेंट के लिए, लगभग 70,000 से भी ज़्यादा बच्चों का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। 12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। तो एक चीज़ तो क्लियर रखिए कि
हमारा पर्पस आप जिस लिए आए हो उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आपके माइंड में आए और आप वो अचीव कर पाओ। इसके अलावा मेरा दूसरा कोई पर्पस नहीं है। अभी भी मैं वर्किंग हूँ, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है। मेरा पर्पस बड़ा क्लियर है कि आप ज़्यादा क्लियर हो जाओ, आपके माइंड में ज़्यादा क्लियरिटी आए कि एमबीए करना क्यों है। एक ही मिशन है मेरा कि बच्चे अच्छे कॉलेज में प्लेस हो जाएं। अच्छा, बच्चों की मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा? पहली हेल्प तो ये कर पाऊँ कि जो बच्चे ऐसे ही स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब एक दिन अचानक से दिमाग में आया कि एमबीए सीटी देना है और शुरू कर दिया उन्होंने, यूट्यूब से पढ़ ले रहे हैं, बुक उठा ले रहे हैं, ऐसे बच्चों को सही डायरेक्शन में लाना और एक सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करना, यही पूरा डिस्कशन का पार्ट है मेरा। एक खास बात मेरे बारे में और जानिए कि वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों है मेरा, अच्छे खासे बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है ये, और खासकर कैट वाले सेगमेंट में मैं बड़ा फेमस हूँ। कैट वगैरह का कोई इसमें प्रिपरेशन अभी तक किया है क्या? कैट का एग्ज़ाम जानता है क्या कोई? कैट जानते हैं ना? जैसे हम महाराष्ट्र एमबीए सीटी दे रहे हैं महाराष्ट्र के एमबीए कॉलेजेस के लिए, कैट भी एक तरीके का मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम ही है, लेकिन वो आईआईएम के लिए है। जिनको आईआईएम के लिए जाना है वो कौन सा एग्ज़ाम देते हैं? कैट। कैट के लिए सबसे फेमस बुक अरुण शर्मा की आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अच्छा, उस बुक की खास बात यह है कि बुक तो बहुत अच्छी है, लेकिन खुद से अगर कोई सॉल्व करना स्टार्ट करे तो वो सॉल्व होता नहीं है। मैं इकलौता ट्रेनर हूँ जिसने पूरी बुक ही सॉल्व करवा दी है, पूरी की पूरी बुक। पूरी बुक का मतलब बुक में लगभग 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। मैं इकलौता ट्रेनर हूँ पूरे इंडिया में जिसने 4000 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके रिकॉर्ड करके बच्चों को दे दिया कि लो पढ़ो। उस लेवल की क्लैरिटी आपके दिमाग में आनी चाहिए कि 400 क्वेश्चन पढ़ के भी तो एमबीए सीटी क्लियर हो सकता है क्या सर? बिना पढ़े भी हो सकता है क्या सर? थोड़ा बहुत करके हो सकता है क्या सर? 4000 क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बिना 4000 क्वेश्चन किए किसी का कैट नहीं निकलता। कैट आईआईएम में एडमिशन चाहिए तो आपका परसेंटाइल 99 के ऊपर चाहिए, 99.78, 88, 98 ऐसे परसेंटाइल में आपको कैट में एडमिशन मिलेगा। अच्छा, वही सेम कंडीशन एमबीए सीटी का है। तो इस बात में तो बहुत ज़्यादा क्लियर रहिए कि एमबीए सीटी का एग्ज़ाम दे के अच्छा कॉलेज पाना और अच्छे पैकेज तक पहुंचने का ही पर्पज़ है सबका। किसी का ऐसा नॉलेज वाला खेल नहीं है। नॉलेज के मामले में तो हम इतने कच्चे हैं कि तुमने 10वीं में जो पढ़ा उसका भी नॉलेज नहीं है। 10वीं तक सबके पास साइंस था, मैथ्स था ना। मैं पाइथागोरस थ्योरम भी पूछ लूँ तो नहीं आएगा। तो नॉलेज के लिए कोई यहाँ नहीं। एकदम ईमानदार रहिए। दुनिया में किसी से ईमानदार रहने की ज़रूरत है तो वो है खुद से। अपने आप से ईमानदार रहिए तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो जाएगा। क्लियर है इस मामले में? आप एमबीए सीटी करने का एक पर्पज़ है कि मुझे अच्छा कॉलेज मिले। अच्छा कॉलेज क्यों चाहिए? क्योंकि अच्छे कॉलेजेस का रेपुटेशन अच्छा है तो अच्छा पैकेज मिलता है। मैं किसी भी अरबपति, खरबपति, करोड़पति घर के बच्चों को ये सारे एग्ज़ाम देते हुए आज तक नहीं देखा हूँ, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। मेरे दोस्त हैं, उनकी एमआईडीसी में फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उनके बच्चे एमबीए वगैरह नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसा है। मोस्टली एमबीए सीटी के एग्ज़ाम में, एमपीएससी के एग्ज़ाम में, कैट के एग्ज़ाम में नॉर्मल और मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं क्योंकि उनको चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्यों चाहिए? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की है, छोटे भाई की है, माँ बाप की है, परिवार की है। इसलिए उनको उम्मीद है कि मुझे कोई अच्छा खासा कॉलेज मिल जाए जो अच्छा पैकेज दे। क्लियर है आप इस बात में? तो पर्पस क्या है? अच्छा कॉलेज मिलना। अच्छा कॉलेज क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि अच्छा पैकेज मिले। अच्छा, अच्छा पैकेज में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 2-4-5 लाख रुपए नहीं। एमबीए सीटी के टॉप 10 कॉलेजेस में जितने भी बच्चे एडमिशन लेके गए हैं और प्लेसमेंट में गए हैं,
मिनिमम 15 लाख से स्टार्टिंग है उनका, 15 लाख रुपए पर एनम के पैकेज से स्टार्ट होती हैं। अच्छे कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन देखो इस बेस पे होगा, फ्लो हमारा यही रहेगा। पहले हम जानेंगे कि एग्ज़ाम क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, उसके बाद सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में वेटेज क्या है वो देखेंगे, कौन से सब्जेक्ट में इशू है, आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस चीज़ पे अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, किस टॉपिक पे अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, आप किसी क्लास को भी ज्वाइन कर चुके हैं फिर भी आपको क्या ध्यान देना है, और हर सब्जेक्ट का सिलेबस ब्रेकडाउन, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किसका वेटेज ज़्यादा है वो देखेंगे, प्रिपरेशन गाइडलाइन देखेंगे। यही हमारा फ्लो रहेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें यहीं से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम है। देखो 2024 जो MBA CET स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, वो जनवरी में है, नियर अबाउट 10 जनवरी के आसपास रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर्म भरना बड़ा आसान है। फॉर्म भरने में एक खास चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो फॉर्म भरते वक्त ही एक TWJS करके, क्या है वो, TFWS का ऑप्शन उसमें रहता है, वो ज़रूर भरिए। उससे फ़ायदा ये होगा आपका कि आपको अगर आपके प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया परसेंटाइल के हिसाब से, तो आपकी फ़ीस खाली 10% लगेगा, खाली 10% फीस में आपका काम हो जाएगा। फॉर्म भरते हैं तभी वो ऑप्शन रहता है, लेकिन परसेंटाइल उतना मिलना चाहिए तभी, ठीक है। एग्ज़ाम बता रहे हैं कि 9 और 10 को है मार्च में, मतलब आज से भी आप काउंट करोगे तो आपके पास कितने दिन हैं, गिन के निकालोगे तो ये वाला फरवरी 29 का है, जनवरी 31, तो 60 दिन ये हो गया। 9 को भी अगर एग्ज़ाम है तो 68 डेज है हमारे पास। अच्छा, डेज निकालोगे तो 68, आर निकालोगे तो 68 इंटू 24, मिनट निकालोगे तो 68 इंटू 24 इंटू 60। अच्छा, मिनट के बाद अगर सेकेंड निकालना हो तो 68 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। मैं सेकेंड पे जा क्यों रहा हूं, क्योंकि सेकेंड का ही खेल है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं MBA CET में, कितने क्वेश्चन, 200, और टाइम कितना दे रहा है, 150 मिनट। 200 क्वेश्चन 150 मिनट, तो बताओ 1 मिनट में सिमटने का सवाल आया क्या, तो सेकंड में ही घुस गए हम। इसलिए मैंने टाइम का ब्रेकडाउन सेकंड में किया है कि आपका एक एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 150 मिनट में करना है तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी अवेलेबल नहीं है। तो जब तक आपकी स्ट्रेटेजी बहुत पक्की नहीं होगी, आपके साथ आपका कमिटमेंट बहुत तगड़ा नहीं होगा, तब तक तो क्लियर है कि आप MBA CET का एग्ज़ाम दे के आओ। कुछ लोग बिना पढ़े भी दे के आते हैं, परसेंटाइल भी आता है, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो वो मिलेगा नहीं। 2 ही चीज़ें हमें चाहिए, एक है टॉप का कॉलेज, और कॉलेज क्यों चाहिए, क्योंकि हमें पैकेज अच्छा मिले। नहीं तो आपकी डिग्री MCOM जैसी बन जाएगी, BCOM जैसी बन के रह जाएगी, BA जैसी बन के रह जाएगी, MBA करने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। 330 से ज़्यादा MBA कॉलेजेस हैं और 40,000 एडमिशन के लिए सीट्स अवेलेबल हैं। अब 40,000 सीट्स हैं तो आपको एक अंदाज़ा भी है कि कितने बच्चे MBA CET देते होंगे। एक रफ आइडिया बताइए, जनरल डिस्कशन का ही आज पार्ट है, कितने बच्चे हर साल देते होंगे? 1 लाख, लास्ट ईयर दिए 1,20,000। अच्छा, 1,20,000 में से कितने सच में पढ़ के जाते होंगे? 20% भी नहीं, 10% ऐसे हैं जो सच में पढ़ के जाते हैं। MBA वो भी कर रहे हैं जिनका 40 परसेंटाइल है, मैं जानता हूँ। MBA वो भी कर रहे हैं जिनका MBA CET ही नहीं निकला, जानता हूँ मैं, लेकिन उनके MBA करने का कोई पर्पज़ नहीं निकला है। एक पेपर उनके पास पड़ा है कि मेरे पास डिग्री है, ठीक है।
तो ये तो तय है कि अगर 40,000 सीट है, सीरियसली नहीं पढ़ोगे तो कॉलेज अच्छे मिलने वाले नहीं हैं। जून जुलाई में रिजल्ट आएगा, 2 घंटा 30 मिनट यानी 150 मिनट का एग्जाम है आपका। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो सबको पता होती हैं। परसेंटाइल देखो, अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं ना, जो महाराष्ट्र एमबीए सिटी का परसेंटाइल है वो भी एमबीए एडमिशन के लिए टॉप कॉलेजेस में वो 90 प्लस मैंने क्यों लिखा है पता है? 90 प्लस वाले कॉलेजेस कुछ हैं, आसपास ही हैं, लेकिन फिर भी प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। 90 से 95 के बीच में कुछ कॉलेजेस लेती हैं एडमिशन, लेकिन प्लेसमेंट की गारंटी वहाँ नहीं है। किसी ईयर में हुआ, किसी बच्चे का हुआ, लेकिन जब आपका परसेंटाइल 98 क्रॉस करेगा, अच्छा 98, 99.99 परसेंटाइल लाने के लिए कितने मार्क्स का रिक्वायरमेंट है? पिछले साल का हाईएस्ट कितना था? 165 हाईएस्ट था पिछले साल का, और उसका परसेंटाइल आया 99.99 परसेंटाइल। यानी 145, 140 तक लाओगे तो आपका 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल के आसपास जाएगा। अच्छा, जब इतना परसेंटाइल आया तो कॉलेज कौन सा मिलेगा मैं वो भी बताता हूँ आपको। अप्लाई करने के लिए 50% मिनिमम आपको चाहिए, खाली ग्रेजुएट होने चाहिए, आप कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है और 200 क्वेश्चन रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग, अच्छा इसके साथ एक बुरी बात भी है, जानते हो क्या? कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जय श्री राम बोल के तुक्का बहुत दबा के मारता है। 5 ऑप्शन रहेगा और जहां मन किया वहां टिक कर देते हैं, जहां मन में आया उनके। वैसे नेगेटिव मार्किंग होना पॉजिटिव चीज है, ना होना हमको लगता है कि यार नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, क्योंकि अगर मैदान साफ रहेगा तो आप अंधाधुंध भागोगे। मैदान में कांटे बिछा दिए तो थोड़ा संयम से चलोगे, बच के चलोगे, संभल के चलोगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है ठीक है? क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो आप क्या करते हो जनरली कि जब 200 क्वेश्चन बचे हैं और आपका 1.5 घंटा चला गया और 100 बाकी हैं और आपको पता है कि अब कुछ आ तो आप फिर टिक करते हुए आगे चले जाते हो। ठीक है, देखो जनरली 4 सेक्शन है। अब ये बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है, टॉपिक के हिसाब से जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको और थोड़ा मजा आएगा। जनरली इफेक्टिवली 3 है, रीजनिंग को 2 पार्ट में किया है। अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो 50% चीज़ें आपके हाथ में है। लॉजिकल रीजनिंग है 75 मार्क के लिए 75 क्वेश्चन, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है 25 क्वेश्चन। अच्छा, रीजनिंग के साथ एक प्रॉब्लम है, रीजनिंग में कौन सी चीज़ लॉजिकल रीजनिंग में आएगी, कौन सी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आएगी, कौन सी क्रिटिकल रीजनिंग में आएगी, ये किसी को पता नहीं है। हर एग्ज़ाम के लिए हर जो भी वेंडर हैं, उनके जो भी कंपनियां हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कंटेंट बनाने का, हर रीजनिंग का टॉपिक अलग अलग सेगमेंट में वो अपने हिसाब से रखते हैं। जैसे क्लॉक कैलेंडर डाइज किसी जगह इलॉजिकल में आएगा, किसी जगह लॉजिकल में आएगा, किसी जगह एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, किसी जगह क्रिटिकल में आएगा। तो सब मिला जुला के इन दोनों को रीजनिंग बोलेंगे हम। रीजनिंग भाई 75 हमारा लॉजिकल है, एब्स्ट्रैक्ट में 25 क्वेश्चन है, यानी 100 क्वेश्चन तो खाली रीजनिंग के हैं। अच्छा, 100 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के हैं, 200 में से यानी आधा खेल तो खाली रीजनिंग का है, आधा खेल। लेकिन अगर आप ईमानदारी से आज एनालिसिस करो कि 100 में से कितने मार्क्स उनके आ रहे हैं जो बिना पढ़े जा रहे हैं। 100 में से बिना पढ़े जो जा रहे हैं, जो कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। बिना पढ़े का मतलब ये है कि जो खुद से पढ़ रहे हैं, कभी भी पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं, तो 40 से 50 मार्क उनके बड़े आराम से आएंगे, चाहे वो पढ़ के जाए चाहे पढ़ के ना जाए। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे अपने आप ही बन जाएंगे, कुछ आप में आप तुक्का आपका सही बैठ जाएगा, लेकिन 40 से 50 मार्क आपके बड़े आराम से आ सकते हैं अटेम्प्ट 100 करने पे।
लेकिन रीजनिंग में 40 से 50 करने पे काम नहीं चलेगा। हमारा टारगेट है 145 प्लस, टॉप कॉलेज चाहिए तो भाई 100 में से हम रीजनिंग में कितना टारगेट कर सकते हैं कि रीजनिंग हमारा कम से कम 70 से 80 मार्क तक पहुंचे। 100 मार्क का है रीजनिंग, इसमें मिनिमम 70 मैक्सिमम 80 तक लेके लाना ही पड़ेगा आपको। 140 अगर कर रहे हो, देखो रीजनिंग का 50% मार्क है और हम 140 टारगेट कर रहे हैं तो उसका भी 50% यानी 70 से लेके 80 मार्क आपको किस में चाहिए? रीजनिंग में। अच्छा, यहाँ बच्चों को थोड़ा बहुत आता है, ये सच्चाई है। आप नहीं भी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत आएगा, तो आपको लगेगा कि यार ये पार्ट तो हमें आता है, हम कर सकते हैं। लेकिन अब बचा आधा पार्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये किसी को आता नहीं है, किसी को नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। उसके बाद वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट बहुत बड़ा है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जितने भी ग्रेजुएट बच्चे हैं, चाहे वो बीटेक वाले हों, एमटेक वाले हों, एमसीए वाले हों, बीसीए वाले हों, बीबीए वाले हों, बीकॉम बीए बीएससी वाले हों, मैं अगर 25 लाइन का पैराग्राफ दे दूं तो 90% तो ठीक से पढ़ भी नहीं पाएंगे। सच्चाई बता रहा हूं मैं, 90% ठीक से पढ़ भी नहीं पाएंगे। बचे 10% अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसका मतलब नहीं बता पाएंगे। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। आज भी आप जाके घर पे ट्राई कर लेना, न्यूज़पेपर उठाना और कोई पैराग्राफ देखना कि आप मराठी में पढ़ोगे तो आपका 1 मिनट में हो जाएगा, इंग्लिश वाला 5 मिनट में होगा। अच्छा, मराठी वाला सब समझ में आता है, इंग्लिश वाला समझ में आता नहीं है पढ़ने के बाद भी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट ऐसा पार्ट है जिसमें कम से कम आपको 40 से 50 दिन लगते हैं उस लैंग्वेज का टोनिंग पकड़ने में, उसका मीनिंग समझ में आने में। तो आप जरा देखिए कि अब तक आपने कितने पैसेज पढ़ के ख़त्म किए हैं, कितना हैबिट आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का है। पढ़ रहे हैं सर कुछ न्यूज़पेपर? नहीं पढ़ रहे। अच्छा, आप पढ़ रही हैं? आप पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। ऐसा सबका हाल है। मैंने कितना बोला कि 10% लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी फीस कितना है MBA CT के लिए फॉर्म का? 1000 रुपये, वो तो देना ही है ना भाई। तो अगर पैसा दे ही रहे हो तो पढ़ने में क्या बुराई है। फिर भी अगर आप इन दोनों में टारगेट कर रहे हो लगभग 70 प्लस, हमारा टारगेट इसमें कितने का है? 70 प्लस का है। 140 प्लस हम टारगेट कर रहे हैं तो आधा 70 प्लस यहाँ लाना पड़ेगा और इन दोनों को मिला के आपको लाना पड़ेगा 70 प्लस, तब तो जाके आप टॉप के कॉलेजेस में जा पाओगे। इससे कम में कुछ होने वाला नहीं है। कितना हमने टारगेट किया? 140 क्वेश्चन। मिनट कितना है आपके पास? 150, यानी अब एकदम बराबर बैठा। अगर आप 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपके 150 मार्क आएंगे और आपको टॉप कॉलेजेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता भाई। अच्छा, कौन से टॉप कॉलेजेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब तो हिसाब किताब सही है। भले उसने 200 क्वेश्चन दे के 150 मिनट दिया है, लेकिन आपको 200 करने के लिए बोल भी नहीं रहा है। आप 150 भी कर लोगे तो भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर है? अब एक एक सब्जेक्ट का हम वेटेज देखते हैं। परसेंटेज वाइज देख लो। वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन है, यानी वेटेज इसका कितना परसेंट बना? 25%। ठीक है, अब 140 का 25% जरा करो। 140 हमारा टारगेट है। 140 का आधा हो गया 70, 70 का आधा 35, यानी आपको 50 में से कितना चाहिए भाई? लाना ही पड़ेगा। ठीक, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये देखो 100 मिला के है। अगर दोनों को पकड़ोगे तो लगभग 50% नेट वेटेज इसका बनता है। अब 140 का 50% कितना भाई? 70 मार्क्स आने ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर आप यहाँ 3-4 नीचे जा रहे हो तो यहाँ पे आपको 3-4 ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक, अब आ जाओ आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे 50 क्वेश्चन है, 25% का वेटेज है, मतलब इसमें भी कितना टारगेट करना पड़ेगा हमको? 35। 140 तो मिनिमम लाना ही पड़ेगा आपको।
अगर 140 के ऊपर जा रहे हैं तो आप समझिए कि वो ऊपर आपका पैकेज जा रहा है। अगर उसके नीचे आ रहे हैं तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। क्लियर? ये परसेंटेज वाइज पैकेज है। अब टॉपिक वाइज हम समझते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चन का है। अगर आप आज से भी टारगेट कर रहे हो, हमारे पास 68 डेज है, तो सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है? लॉजिकल रीजनिंग में आ रहा है अरेंजमेंट्स, यानी सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, 25 से लेके 35 मार्क। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट बनाने से पहले आपको इंग्लिश पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि पैसेज लिखा रहेगा, लगभग 15 से लेके 20 लाइन रहेंगे उसमें। अगर आपकी पढ़ने की स्पीड अच्छी नहीं है तो अरेंजमेंट आपसे नहीं बनेगा। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, कि मान लो कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट 4 आ गए, 5-5 मार्क्स के पकड़ोगे तो 4, 25 मार्क के लिए पढ़ रहे हो तो 5 सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक? 5 के 5 सिटिंग अरेंजमेंट आपका सही हो जाए, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? क्या कर रहे हैं सर बताइए उसके लिए? आप एकदम बिंदास बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के 5 सही करने हैं, उसके लिए आज से आपकी क्या प्लानिंग है, या फिर इसके पहले जब कर रहे होंगे तो क्या प्लानिंग से कर रहे थे? रेगुलर कितने बना रहे हैं रोज? 10 सिटिंग अरेंजमेंट डेली बना रहे हैं आप? अच्छा ठीक है। आप क्या कर रही हैं मैम अभी तक इसके लिए? नहीं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने मार्क्स दे रहे हैं आप? बस? अच्छा ठीक है, नहीं दे रहे हैं आप सर? 5-6 सिटिंग अरेंजमेंट डेली बना रहे हैं? कहाँ से बना रहे हैं? हाँ हाँ, लेकिन यार आपका बुक का पब्लिकेशन कौन सा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। कोई निराली प्रकाशन का है? अच्छा ठीक है, ओके ठीक। देखो, 5 के 5 सिटिंग अरेंजमेंट सही बनाने के लिए 84 डेज मिनिमम लगते हैं। अगर आपकी डेली 4-4, 5-5 सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस है तो उस दिन एग्जाम में आपके 4-5 बहुत आराम से बनेंगे। इस चीज से बिल्कुल क्लियर रहिएगा कि अगर आप सोच रहे हो कि आप 2-4-5 आज बना लिया हमने, 5-6 कल बना लिए, 3-4 उसके बाद बना लिए अगले हफ्ते में, तो आप खाली एक ही बना पाओगे, बाकी में आप फंसोगे ही फंसोगे। सिटिंग अरेंजमेंट पूरी तरीके से प्रैक्टिस का ही खेल है, पूरी तरीके से। इसलिए अगर आज से भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसकी, तो मिनिमम 3 सिटिंग अरेंजमेंट डेली बनाना ही बनाना है, मिनिमम 3। 60 दिन भी प्रैक्टिस करोगे तो कितना सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस किया आपने? 180? 180 लगना ही लगना है। कोई धुरंधर पैदा नहीं हुआ कि नहीं 10 ही बना के गया था मेरा बन गया। हेलो। हेलो।
तो अगर आपका अरेंजमेंट अच्छा है तो आप दूसरी चीज जो फोकस कर रहे हो वो है क्रिटिकल रीजनिंग। 15 से लेके 20 मार्क का है, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग में पूरी तरीके से डिसीजन मेकिंग ही काम करता है, जिसमें आता है स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ऐसे 5-6 टॉपिक हैं जो बहुत थियोरटिकल है, लेकिन सबसे बन नहीं पाता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग की भी प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से करो तो आपके 40-50% सही बनेंगे, 40-50% गलत बनेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग में 4 से 6 टॉपिक हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, कम वेटेज वाले देखो, डायरेक्शन 5 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद सिलॉक्स, सिलॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट है। 5 मार्क का सिलॉक्स है। 5 मार्क का सिलॉक्स कितने मिनट में बन सकता है? अगर 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के हैं तो कितने मिनट में बन सकता है? फोटो ले लो आप, टाइप कहाँ तक करोगे? नहीं तो मैं ये पीडीएफ शेयर करवा दूंगा। देखो, 5 से 8 मार्क का सिलॉक्स है। अगर मेरे तरीके से कोई पढ़ रहा है तो विदाउट डायग्राम बनेगा, और 5 क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में बनाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे। 8 क्वेश्चन भी रहेगा तो भी 2 मिनट में बन जाएगा, वो भी बिना किसी डायग्राम के। डायग्राम यूज ही नहीं करना है। तो सबसे बड़ा पार्ट अरेंजमेंट का, उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग। सिलॉक्स 2 मिनट में 5 मार्क्स, अच्छा सौदा है, प्रैक्टिस करेंगे बन सकता है। ब्लड रिलेशन 5 मार्क्स का है। डेटा सफिशिएंसी 5 से 8 मार्क। अच्छा, ये डेटा सफिशिएंसी एग्जैक्टली कोई टॉपिक है क्या? डेटा सफिशिएंसी कोई टॉपिक नहीं है। पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन में 1-2 इंफॉर्मेशन मिसिंग देता है और पूछेगा आपसे कि बताओ ये, इसका आंसर आप निकाल सकते हो क्या? आपको खाली हाँ ना में जवाब देना होता है कि पहला सफिशिएंट है कि दूसरा सफिशिएंट है। तो ये डेटा सफिशिएंसी 5 से 8 मार्क का तभी आ सकता है जब आप पूरा रीजनिंग पढ़ के जाओ। उसके बाद देखो, 2 से 5 मार्क के टॉपिक हैं छोटे छोटे, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और कोडेड इनइक्वालिटीज। तो अगर आप खाली 2 महीने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस 2 महीने के प्लानिंग में बताओ आपके लिए टॉप लिस्ट में क्या रहेगा? अरेंजमेंट पे ज़्यादा टाइम दीजिए, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से करके जाइए। क्रिटिकल रीजनिंग पूरी तरीके से डिसीजन मेकिंग साइंस है, उस पर बहुत अच्छा फोकस कीजिए। सिलॉक्स और डाटा सफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। 100 में से 70 क्वेश्चन की प्लानिंग है हमारी। टाइम अलॉटमेंट हम देखेंगे 150 के हिसाब से कितने मिनट में हो सकता है। ये रीजनिंग का पार्ट है, वो भी लॉजिकल रीजनिंग। आ जाओ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में। 25 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सीरीज आता है। अच्छा, सीरीज कैसा? सीरीज कितने टाइप का आपको पता होगा, नंबर सीरीज होगा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होगा, ऐसा सीरीज इसमें नहीं है। डायग्राम वाला सीरीज आता है। डायग्राम के सीरीज देता है वो, काइट देगा, ट्रायंगल देगा, सर्कल देगा, एरो देगा, छोटे छोटे डायग्राम देता है। 10 से 12 मार्क के वो हैं। एनालॉजी, एनालॉजी पूरी तरीके से आपके जनरल अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। एनालॉजी अलग से कोई पढ़ाए और आपका अच्छा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आपका जनरल नॉलेज कितना तगड़ा है उसी पे एनालॉजी पूरी तरीके से काम करता है। ठीक है। और लास्ट ऑड वन आउट, ये सबसे बन जाता है। 4 चीजें देगा, 5 देगा, बोलेगा कि इसमें से ऑड कौन सा है वो बताइए। ये हो गया आपका रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फोकस कीजिए कि किस चीज पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अरिथमेटिक का पोर्शन 10 से लेके 15 मार्क्स का है। और डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर जिसका अरिथमेटिक अच्छा नहीं है उसका डीआई भी अच्छा नहीं हो सकता। तो आप सोचोगे कि नहीं अरिथमेटिक छोड़ के डीआई पढ़ लें, बनेगा ही नहीं।
ठीक है। तो इस 2 महीने के लिए आपको सिर्फ फोकस कर लेना है अरिथमेटिक पे, डेटा इंटरप्रेशन पे। छोटे छोटे जो हैं ज्योमेट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने में आपका पूरा अरिथमेटिक हो सकता है अच्छा, उतने में आप ज्योमेट्री भी नहीं कर सकते। ज्योमेट्री पे बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि 2 से लेके 5 मार्क का सवाल है, और पढ़ने जाओगे तो अरिथमेटिक का टाइम और ज्योमेट्री का टाइम दोनों एक जैसा लगेगा। अलजेब्रा अगर आपके पल्ले नहीं पड़ रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा। मिसलेनियस में कुछ भी आ सकता है, मिसलेनियस में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें पूछा जा सकता है। डेटा सफिशिएंसी की भी खास बात है, पूरी तरीके से अरिथमेटिक पे बेस्ड है। तो अगर आप पहले कुछ अच्छा करने की प्लानिंग कर रहे हो तो क्या अच्छा कर लोगे? अरिथमेटिक। अच्छा, अरिथमेटिक अच्छा करेंगे कहाँ से? अरिथमेटिक में SI, CI, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एजेस, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, यही आता है। जब तक आपका अरिथमेटिक अच्छा नहीं होगा, ना तो DI बनेगा आपसे, ना तो क्या बनेगा। तो अगर आपको कुछ अच्छा करने पे पहले ध्यान देना है तो वो क्या होना चाहिए भाई? और 50 क्वेश्चन में से 25% का वेटेज, यानी हमको कितना लेके आना? 35 मार्क की प्लानिंग थी। तो अगर आप ज़रा सोचो कि 20 ये उठा लिया आपने, 10 ये उठा लिया और 5 ये, बन गए 35, हो गया ना 35। 35 मार्क अगर आप मैथ्स में लेके आ जा रहे हो, अच्छा सबके बस की बात नहीं है। एग्जाम जितने भी बच्चे दे रहे हैं, 4 से लेके 5% लोगों का ही मैथ्स अच्छा है, बाकी किसी का नहीं है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो 2-2, 3-3 साल से पढ़ रहे हैं। उनसे पूछो कहाँ से पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे सर खुद से पढ़ रहे हैं। खुद से पढ़ के कभी भी मैथ्स किसी का अच्छा हुआ नहीं है। यूट्यूब से फ्री में पढ़ के किसी का आज तक मैथ्स अच्छा हुआ नहीं है। तुम्हारा टाइम जाएगा। एक बच्चा बोल रहा था कि सर मेरा खाली 78 परसेंटाइल आया। मैंने बोला कि क्या कर रहा था? बोला पढ़ रहा था। कितना पढ़ रहा था? सर 6-6 घंटे पढ़ रहा था। बोला कि कैसे पढ़ रहा था? बोला कि सर 6 घंटे वीडियो देख रहा था। तो मैंने बोला तू वीडियो देख रहा था, तू पढ़ थोड़ी रहा था। वीडियो देखना अलग खेल है, पढ़ना अलग खेल है भाई। आप एनालिसिस करो अपना कि इस 2 महीने में कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हो कि नहीं सर 6 घंटे वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो। भाई 6 घंटा पढ़ना, 6 घंटे का मूवी देखना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। 6 घंटे का वेब सीरीज देखो, जिंदगी भर याद रहेगा। 6 घंटे हिस्ट्री की क्लास देख लो, कुछ याद नहीं रहेगा। दिमाग दोनों सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करता है। तो तुमको भी तो कहीं ऐसा वहम नहीं हो रहा है देखना कि तुम वीडियो देख रहे हो 6 घंटा का और लग रहा है कि तुम 6 घंटा पढ़ रहे हो। दोनों में बहुत क्लैरिटी लेके आना। क्योंकि देखो सवाल सिर्फ अब एक डिग्री का नहीं रह गया है। अगर मैं तुमको नीट पे लेक्चर दे रहा होता, जी पे लेक्चर दे रहा होता, तब ठीक है, क्योंकि आपके पास जिंदगी के 3-4-5 साल और बचे होते हैं खड़े होने के लिए। लेकिन आप उस पड़ाव पे हो कि अगले 1-2 साल में आप स्टेबल नहीं हो रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी तो झंड होगी होगी, परिवार वालों की अलग से होगी। हो सकता है कि परिवार में कोई इकलौता हो, उसी को कमाना पड़े। इसलिए मैं बहुत साफ साफ बता रहा हूँ। क्योंकि इसके बाद चलो MBA CET भी कर लिए, फिर भी नौकरी नहीं मिला, उसके बाद क्या? पढ़ तो नौकरी के लिए ही रहे ना भाई, नॉलेज के लिए कोई पढ़। रघुराम राजन थोड़ी बन जाओगे तुम। इसलिए बहुत क्लियर रहो इस मामले में कि नहीं नहीं सर, आपकी स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। ये पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें देखो RC ही खुद आ रहा है कितने मार्क्स का भाई? 12 से लेके 15, 50 क्वेश्चन है। इसमें भी टारगेट कितना करना है? 35। RC की खास बात ये है कि अगर आपको 60 से 70% चीज़ें समझ में आ जाए कि वो क्या लिख रहा है सही सही, तो आप बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं 100 में से किसी बच्चे को एक पैराग्राफ पढ़ाऊं तो 90 लोग तो ठीक से पढ़ भी नहीं पाएंगे इंग्लिश। बच्चे 10 लोगों को समझ में नहीं आएगा, कि पढ़ तो लेंगे लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखा गया है। कॉन्टेक्स्ट बड़ा ज़रूरी है। ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है 9 से 10, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। और ज़्यादा वेटेज का देखो वोकैब्स आ रहा है। अब मैं सच्चाई बताऊं
तो अब तक जितने भी पेपर में वो कैप पूछा गया होगा, काउंट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1200 से 1400 होंगे। अगर 10 साल का देख लोगे ना तुम, पूरे MBA का पेपर उठा के, आरसी विरसी का सबका, 1200 से 1400, उसमें से गिने चुने 60 70 80 90 वर्ड्स और वो कैप्स आपके जाने पहचाने हैं, बाकी आप पहली बार सुनते हो। इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा भाई। इन दोनों को अगर आप छोड़ भी देते हो ना, तो आपका 35 मार्क का कैलकुलेशन एकदम प्रॉपर बैठता है। अच्छा, इसमें से कुछ भी कम करने की बात नहीं कर रहा हूं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो करना ही पड़ेगा 140 के लिए। बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, जैसे 75 70 का टारगेट हमारा अगर रीजनिंग में है तो आप 80 लेके आओ। मैथ्स में 35 का टारगेट है, 40 लेके आओ, बड़े आराम से आ सकता है। मैथ्स अगर अच्छे से कर लो तो बहुत आराम से आ सकता है। रीजनिंग में आपका 35 का टारगेट है, वोकैब्स में 35 का टारगेट है, आरसी में 35 का टारगेट है, 40 लेके आओ। सबसे कम टाइम कंज्यूम करने वाला जो सब्जेक्ट है आपका वो यही है। अगर 50 क्वेश्चन इंग्लिश के वर्बल एबिलिटी में आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगता है, पूरा पेपर आपका हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये सब्जेक्ट के हिसाब से ब्रेकडाउन है हमारा। एग्जैक्टली आपको करना क्या है, टाइम अलॉटमेंट देख रहा हूं मैं कि कुछ टिप्स हैं जो आप अभी से फॉलो कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट है, मोर देन 1 लाख, जो एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे। सीट खाली 40,000 है, वो भी टॉप कॉलेजेस की पकड़े तो कितने होंगे? 40,000 पूरे कॉलेज का मिला के। टॉप कॉलेजेस का पकड़े तो टॉप कॉलेजेस के सीट ज़्यादा से ज़्यादा 20%, वो भी बहुत सहूलियत से बोल रहा हूँ मैं। 40,000 का 20% पकड़ो, यानी 8,000 टॉप कॉलेज वाले हैं। बाकी 32,000 डिग्री तो ले लेंगे, लेकिन फिर भटकना पड़ेगा उनको कि भाई जॉब कहाँ करें हम। उसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रिवाइज एसेंशियल टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार रिवाइज हो जाना चाहिए आपका। हर टॉपिक कम से कम 2 बार रिवाइज कीजिए एग्जाम के लिए। स्ट्रेटेजी में देखो क्या क्या आता है। एक तो डज नॉट इंक्लूड सेक्शनल टाइम लिमिट्स, आपको 150 मिनट पूरा मिलेगा। सेक्शनल टाइम इसमें नहीं है, मतलब आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लो कि आपका इंग्लिश जल्दी हो गया तो वो टाइम रीजनिंग को दे दो, रीजनिंग जल्दी हो गया तो वो टाइम मैथ्स को दे दो। ये अच्छी बात है कि आप शुरू करोगे, जैसे 150 मिनट होगा आपको पेपर लिखना बंद कर देना, अपने आप वो सबमिट हो जाएगा। तो सेक्शनल टाइम नहीं है, ये बात अच्छी है आपके लिए। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी कुछ लोगों के लिए अच्छा है। स्टूडेंट मस्ट स्टेजाइज दियर प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रेटेजी अगर अच्छी नहीं है तो प्रिपरेशन में आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप उम्मीद करके बैठे हो। ठीक है, अकॉर्डिंग एंड लर्न टू सॉल्व ट्रिकी क्वेश्चंस। भाई ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब क्या? ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करना एक प्रैक्टिस है जो आप अपने दिमाग को देते हो। जैसे एक छोटा सा सवाल, देखो ये कौन सा कलर है मार्कर का? येलो है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मैं इससे ब्लू लिख सकता हूं? लिख सकता हूं मैं? जब मैं ये सवाल पूछता हूं कि मेरे पास येलो कलर का मार्कर है, मैं ब्लू लिख सकता हूं, तो 99% से ज्यादा बच्चों का दिमाग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। 1-8% ऐसे हैं जो अगले 1 मिनट में पकड़ पाते हैं। मैं येलो कलर के मार्कर से ब्लू लिखने की बात कर रहा हूं, सिर्फ इतने ही लिखने की बात कर रहा हूं मैं। तो आपके हिसाब से जो ट्रिकी होगा वो दूसरों के हिसाब से हो सकता है कि ट्रिकी ना हो। एग्जाम में पूछा जा रहा है बहुत सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है कि आप ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में परेशान हो उसमें। ट्रिकी क्वेश्चन यही है कि आपसे किस हिसाब से पूछ रहा है। रेगुलरली प्रैक्टिस, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है रेगुलर की, जैसे मैंने कहा ना कि हफ्ते में 1 दिन पढ़ लिया आपने, उसके बाद संडे संडे पढ़ लिया, हफ्ते में 1 आध मॉक दे दिया आपने, तो आपका परसेंटाइल तो आएगा, आप किसी न किसी कॉलेज से MBA भी करोगे, लेकिन उस MBA में और आपके BCom की डिग्री में कोई अंतर नहीं होगा।
क्योंकि भटकना तो आपको ज़िंदगी में पड़ेगा ही, क्योंकि खाली एमबीए के नाम पे अगर आप किसी अरे गहरे कॉलेज में चले गए, एमबीए का डिग्री ले लिया, प्लेसमेंट नहीं है किसी भी कॉलेज में जो 90 परसेंटाइल से नीचे वालों का एडमिशन ले रही हैं, ये सच्चाई है। जितने भी अच्छे प्लेसमेंट के कॉलेज हैं सबके लिए क्राइटेरिया 90 परसेंटाइल से ऊपर का ही है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर 90 परसेंटाइल नहीं आ रहा है तो घर के पैसे बर्बाद भी मत करना, नहीं मिल रहा है प्लेसमेंट, मेहनत करो, 2 महीने है आपके पास, दिन के 4-4 घंटे भी लगाओगे तो तुम्हारा 98-99 परसेंटाइल लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, बहुत आराम से आ सकता है। सही स्ट्रेटेजी से जाओगे तो बड़े आराम से हो सकता है। टाइम अलॉटमेंट देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना टाइम किसको देना चाहते हो। टाइम के हिसाब से पकड़ोगे ना तो क्वांट को आप देना है 35 मिनट, मैथ्स को 35 मिनट देना है। कितने क्वेश्चन का टारगेट था हमारा? 35 क्वेश्चन। आया बराबर 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आया। दूसरा, ये दोनों रीजनिंग मिला लो, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, दोनों का कंबाइंड टाइम में पकड़ रहा हूँ 55 मिनट। 55 मिनट में आपको टारगेट करना है 70 क्वेश्चन, बहुत आराम से हो सकता है, क्योंकि ये जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है ना, इसमें लिखना ही नहीं पड़ता। लॉजिकल रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट में लिखोगे, क्रिटिकल रीजनिंग में भी नहीं लिखना पड़ता। तो 55 मिनट में 70 क्वेश्चन बहुत आराम से हो सकता है, बहुत आराम से। 1.5 गुना का लगभग रीजनिंग में टाइम क्वेश्चन में होता है। 55 का अगर 1.5 गुना करोगे ना तो 75 भी क्रॉस करेगा। फिर भी आप 55 मिनट में 70 क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते हो। VARC देख लो, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 30 मिनट लिख के देना है। कुछ कुछ लोगों का 20 मिनट में हो जाता है। 30 मिनट में कितने क्वेश्चन का टारगेट कर रहे हैं हम? 35। अगर ये टाइम आपका है तो बहुत आराम से आपका MBA CT में परसेंटाइल अच्छा आ सकता है, बहुत आराम से। लेकिन बस बात एक ही है कि आप उस आराम के लायक हो कि नहीं हो। मैंने बोला ना कि बहुत आराम से आ सकता है। किसका? अगर मैं कहूं कि 100 किलो का वजन बहुत आराम से उठ सकता है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? पहलवानों की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं कहूं कि यार 10 किलोमीटर दौड़ना बहुत सिंपल काम है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो एथलीट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं कहता हूं कि IAS बनना, IPS बनना बहुत आसान काम है, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए अगर मैं कहूं कि MBA CT में 99 परसेंटाइल लाना बहुत आसान है, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ पढ़ने वालों की, जो गिन के 10% भी नहीं है। लेकिन अगर आप 2.5 महीने का 2 महीने का सही प्लानिंग करोगे तो MBA CT निकालना बहुत आसान काम है। सही स्ट्रेटेजी यही है, ब्रेकडाउन मैंने आपको समझाया। अब रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इशू बच्चों को आता नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा। हमारे हिसाब से जो मैं आपके लिए कर सकता हूं वो ये है, देखो ये टॉप के कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चों को जाने का सपना होता है। ये सपनों वाला कॉलेज है। सोमैया है मुंबई का, पुंबा है पुणे में, JBIMS सबसे टॉप का है, लिस्टिंग में टॉप 1 पे है ये। पुंबा 2nd पे 3rd पे आता है। इनके पैकेजेस कितने हैं, कुछ आइडिया है आपको? ये कितने का पैकेज देता है? 80-70? नहीं, इतना भी नहीं है। कितना? फिर भी किसी को पर्सनली जानते हो तुम लोग, कैसे ही गूगल पे पढ़ा है? IIM वालों को मिल जाता है 1.5 करोड़ 2 करोड़ का, मुझे पता है। कैट जो देके जाते हैं वो भी सबसे ज़्यादा देता है IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद में 99% क्राउड तुमको मारवाड़ी को मिलेगा, सिर्फ गुजराती और मारवाड़ी है उसमें, इसलिए धंधे वाले हैं वो। पुंबा जो देता है मिनिमम, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, वेबसाइट का नहीं बता रहा हूँ मैं, पुंबा मिनिमम 20 लाख देता है फ्रेशर को, मिनिमम 20 से स्टार्टिंग है। अगर आपका कैलिबर अच्छा रहेगा तो पुंबा से मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिनका पैकेज 25 है, 28 है, 30 है।
लेकिन वैसे कम है। जैसे पुम्बा में अगर किसी बैच में मान लो 70 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो 25, 30, 32 वाले हैं, लेकिन मिनिमम 20 तो मिलता ही मिलता है। सबसे हाईएस्ट पैकेज देने वाला यही है, जमनालाल बजाज। इनका पैकेज मिनिमम 30 से स्टार्ट होता है, 30 लाख देते ही देते हैं भाई। अगर आप सोचो कि आप टॉप कॉलेज में गए और आप 30 लाख कमा रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी 60 साल कमाने के लिए नहीं बनेगी। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये भी है ना कि तुमने अपने आप को किस हिसाब से ढाला हुआ है। तुम चाहते हो क्या कि 60 साल तक तुम गधे की तरह नौकरी करते रहो? अगर तुम इस माइंडसेट के हो कि नहीं नहीं 60 साल तक कमाना पड़ेगा, तब भाई मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन आप इस माइंडसेट के हो कि यार ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 साल तक कमा लूँ, उसके बाद इतना पैसा तो आ ही जाना चाहिए कि एक अच्छी खासी लाइफ आप जी सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेहनत करो, टॉप 10 कॉलेजेस में आओ। अगर आप 30 लाख रुपए साल का कमा रहे हो ना, तो करोड़पति बनने में आपको कितना साल लगेगा? 4 साल। 4 साल के बाद आपका पैकेज 30 लाख का ही नहीं होगा, आप 50 तक पहुंचोगे। जिस दिन आप 30 लाख का पैकेज वाली नौकरी ज्वाइन करोगे, वहां से खाली 10 साल तक नौकरी करना, सिर्फ गिन के 10 साल। मैं 30 लाख भी पकड़ता हूं तो आप कितना कमा लेते हो भाई 10 साल में? बहुत अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हो तुम। 3 करोड़ कमाने में हो सकता है कि लोगों के 60 साल चले जाएं। अच्छा, ये दोनों यहीं आपको मिलेंगे। दोनों एक ही हॉल में बैठ के एग्जाम देते हैं, जिनका माइंडसेट 10 साल कमाने का है, जिनका माइंडसेट 60 साल कमाने का है। दोनों एक ही हॉल में एक ही एग्जाम देते हुए नजर आ जाएंगे आप लोग को। सच्चाई है। दूसरी दुनिया के वो लोग नहीं है जो 60 साल कमाने का सोच रहे हैं, इसी दुनिया के हैं। लेकिन जब तक आपके दिमाग में कोई बड़ा गोल रिटर्न में नहीं होगा, कभी आपने ऐसा कैलकुलेशन किया कि यार सर 10 ही साल कमाने के लिए को बोल रहे हैं? मान लो आप 25 साल में कमाना शुरू करते हो, किसी को जानते हो तुम 25 साल का हो और 30 लाख का पैकेज हो? मतलब उम्र से ज़्यादा किसी का पैकेज हो जो आप जानते हो ज़िंदगी में? मैं जानता हूँ। 26 साल का लड़का है, मैकेनिकल इंजीनियर, वॉक्सवैगन में है, 32 लाख का पैकेज है। अच्छा, तुम उनसे घटिया और ख़राब नहीं हो। मैं किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा घटिया ख़राब नहीं मानता, क्योंकि सबके पास कैपेबिलिटी है। प्रोग्रामिंग यहाँ से होती है, इसको आपने किस प्रोग्रामिंग के हिसाब से डाला है। अगर आपको यहां से सतारा जाना हो तो आप बाइक में कितना पेट्रोल डालोगे? 10 लीटर। लेकिन बेंगलोर जाना हो तो फुल करते हो कि नहीं करते हो? तो जहां से आप स्टार्ट करते हो वहीं से डिसाइड होता है कि आप फुल करके लेके जाना चाहते हो कि 10 लीटर लेके जाना चाहते हो। 10 लीटर लेके जाओगे तो सतारा तक ही जाओगे। बड़ा टारगेट है तो इसकी प्रोग्रामिंग सही सेट करो। अगर आप जिंदगी में 30 लाख का पैकेज के लिए सोच रहे हो तो आप फिर सोचना स्टार्ट करोगे कि यार टॉप 10 में तो आ जाना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि यार 4 लाख 5 लाख रुपया, मैं आपको सही मामले में बताऊं तो सिगरेट बीड़ी बेचने वाला 5-6 लाख रुपया साल का कमा रहा है, पान बेचने वाला 10 लाख रुपया कमा रहा है। मैं तो पान बेचने वाले की बिल्डिंग तक जानता हूं मुंबई में। तो तुम्हारी हैसियत उससे भी कहीं ज़्यादा है, इस बात को समझो, लगो इसमें। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तुम्हारे लिए आएगा यहाँ तक पहुँचने में। अच्छा, मैं कुछ कॉलेजेस आसपास के हैं, मैंने लिखा नहीं है उसमें, नाम भी नहीं लूँगा मैं, लेकिन मैं उस कॉलेज से पढ़े हुए हज़ारों बच्चों को जानता हूँ जो भटक रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर अब क्लरिकल की नौकरी करनी है, बैंक पीओ की नौकरी करनी है, एमपीएससी करना है, यूपीएससी करना है। वो भी फिर भी अभी भटकेंगे। लेकिन अगर आप निकाल लेते हो अच्छे परसेंटाइल से तो आप 10 साल तक का ही प्लान करो अपनी ज़िंदगी। बहुत अच्छा खासा पैसा आ सकता है इस 10 साल में, और ये वहीं का रास्ता है। ठीक है, हाँ, आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आते हैं। हाँ, सब कॉलेज की फीस अलग अलग है भाई, और सरकार ने सारी व्यवस्था करके रखी है। कुछ कॉलेजेस की फीस 5 लाख है, लेकिन मैं 50,000 में पढ़ के देने वाले बच्चों को जानता हूँ। कुछ कॉलेज का फीस 2.5 लाख रुपया है, लेकिन 25,000 में पढ़ रहे हैं, मैं जानता हूँ। परसेंटाइल तगड़ा लेके आओगे तो खुद ही आप बैठ जाओगे उसमें। सरकार ने सारी व्यवस्था करके रखी है, पढ़ने में किसी का कोई पैसा नहीं जा रहा है।
और मैं ऐसे भी बच्चों को जान रहा हूं कि घटिया से कॉलेज में जा रहे हैं लेकिन 40 लाख रुपया दिया है मैनेजमेंट कोटा से। जानता हूं मैं ऐसे लोग। पढ़ने के लिए फीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, काबिलियत की ज़रूरत है। लाओ परसेंटाइल। देखो बाकी कॉलेज का इतना बड़ा R&D नहीं है। मिनिमम मैंने बताया कि 20 लाख से स्टार्ट है, मिनिमम। जितने भी मैंने टॉप कॉलेजेस के रखे हैं, मिनिमम मैं बता रहा हूं 20 लाख रुपया। 20 लाख स्टार्ट होना ही होना है, इन सब में आओगे तो। लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम की नहीं, क्योंकि मैक्सिमम में बहुत कम बच्चे हैं। अगर 100 बच्चे प्लेस हो रहे हैं तो 10 का सबसे हाईएस्ट पैकेज है। उससे नीचे 10 आओगे तो 1-2 लाख 5 लाख कम में है। नीचे के 50 का कैलकुलेट करोगे तो मिनिमम 20 लाख पे तो जा ही रहे हैं। इसलिए मैं 5, 6, 8, 10 लाख की बात नहीं कर रहा हूं। मिनिमम 20 लाख का पैकेज है हर टॉप कॉलेजेस का। लेकिन ये कॉलेजेस वही हैं जो 95 परसेंटाइल से नीचे लेते भी नहीं है एडमिशन। 90% तो आसपास है। यहां से 4 किलोमीटर के रेडियस में ऐसे कॉलेज है जो 90 परसेंटाइल पे आपको एडमिशन दे देंगे, लेकिन प्लेसमेंट नहीं देंगे। अच्छा, एक चीज और कि जब आप इस सिलेबस पे जाते हो, देखो ये है परसेंटाइल, देख लो भाई। JBIMS का मुंबई कितना परसेंटाइल पे ले रहे हैं? 99.9। तो ये लाने वाला फ्री में 2 घंटे दिन का ऐसा तो पढ़ नहीं रहा होगा। ऐसा वो बच्चा तो होगा नहीं कि नहीं सर किसी यूट्यूब चैनल से चलो 2 घंटा पढ़ लेते हैं, नहीं। वो लंबे विजन वाला है, उसने एक अच्छा खासा विजन सेट किया है। वो फुल टैंक करके जाने की फिराक में है। 99.9, 99.88, 0.3.2 से लोगों के सिलेक्शन रुकते हैं। इस पे आ जाओ भाई, ये भी मुंबई का कॉलेज है, 99.8 परसेंटाइल। इनके पैकेजेस भाई 30-30, 32-32, 35-35 लाख वाले हैं जो बच्चे लेके जा रहे हैं। इस पे आओ भाई, ये भी मुंबई का है, 99.5 परसेंटाइल। 99 तो रहना ही रहना है। आप 0.2, 0.3, 0.7, 0.8, 0.9 में आओगे। इस पे देख लो 98.8 लास्ट वाला किसका है? ये भी मुंबई का भाई, SIES। ये पुंबा आपका पुणे वाला 99 परसेंटाइल। अगर आप इनमें नहीं हो तो MBA करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो बोलो तो मैं एक मीट ऐसा रख लूंगा जो MBA कर चुके हैं और अभी क्या कर रहे हैं वो पता लगा लेंगे। जो 2017 में MBA कर चुके हैं, 18 में कर चुके हैं, 19 में कर चुके हैं और क्या कर रहे हैं अभी, ये जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि यार मेहनत करके इतना लेके आओ। जिंदगी में एक बार की मेहनत आपको कम से कम 20 साल का आराम दे सकती है। कितने दूर से आए सर आप? पिंपरी में। आप कहां से आए? चिखली से। बाप रे बाप। हाँ, पिंपली सौदागर 12-15 किलोमीटर है ना? अच्छा, चिखली। अरे बाप रे बाप, राजगुरु नगर से। 35-40 साल की एज में इतना दूर नहीं आ सकते। इसलिए 35-40 साल के बाद नौकरी भी करने का मन नहीं करता। तुम सोचो कि 2-4-5 महीने की मेहनत करके जिंदगी के वो 20 साल जहां तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करेगा, जबरदस्ती करोगे। ये राजगुरु नगर से आज आ गई है 35 साल की एज में, 40 साल की एज में कोई नहीं आता, चाहे हीरा फ्री में बांट दो। उम्र की नजाकत में बता रहा हूं तुमको। इसलिए जो काम इस एज में तुम कर सकते हो वो 35 साल 40 साल में कोई नहीं कर सकता भाई। अगर मेहनत से पढ़ लोगे, टॉप कॉलेजेस में पहुंच जाओगे, 10 साल खाली पैसा कमाना है, इतना पैसा बना लोगे तुम लोग कि बाकी के 20 साल में जो मन में आएगा वो करोगे। सबसे ज्यादा दुखी इंसान वो है जो वो नहीं कर पा रहा है जो करने का उसका मन कर रहा है। कुछ अच्छे सिंगर हैं MIDC में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके पढ़े हुए हैं,
परेशान हैं, कुछ अच्छे डांसर हैं, कुछ अच्छे पोएट हैं। तो ये सिर्फ सिलेक्शन का, कॉलेज में पढ़ने का रास्ता नहीं बता रहा हूं मैं। तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा सुपर प्रोडक्टिव बनाने का एक रास्ता है और चाबी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम 10 लीटर पेट्रोल भरा के निकलना चाहते हो कि टंकी फुल करवा के निकलना चाहते हो। तो ये पूरा खेल है भाई। अब इसमें देखो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, वो ये है, जनरली मेरा जो सब्जेक्ट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और रीजनिंग का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप कहीं से खुद से करने जाओगे फंसोगे, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत लेंदी है। मेरे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड का है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी चैनल से पढ़ रहे हो तो ध्यान देना कि वो यूट्यूब चैनल वाला फ्री में उतना ही पढ़ाएगा कि आपको लग जाएगी कि नहीं नहीं ठीक है इतना तो मिल ही रहा है। उतना नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब चैनल पे जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाए। इस चीज़ में उनको क्लियरिटी है, हमें आपको नहीं है। जो यूट्यूब चैनल जिनके हैं, जिनके वीडियोस आ रहे हैं, जिनके व्यूज़ आ रहे हैं, वो इस मामले में क्लियर है कि सब कुछ तो नहीं देना है, लेकिन उतना दो कि इनको लगे कि नहीं यार कुछ बड़ा अच्छा सर है। फ्री वाले यूट्यूब चैनल से पढ़ के किसी का आज तक कुछ नहीं निकला। अगर ऐसा होता तो जितने भी ऑफलाइन क्लास हैं, जितने भी ऑनलाइन क्लास हैं, जितने भी टीचर हैं, सब पान लगा रहे होते। अगर तुम फ्री वाला पढ़ के सोच रहे हो कि निकल जाएगा तो आप कंफ्यूज हो मेरे भाई। इस बात में एकदम क्लियर रहिए। मैं मैथ्स के लिए आपकी हेल्प अच्छी खासी कर सकता हूं, अरिथमेटिक और डीआई के सेक्शन में। अगर आपने अरिथमेटिक का पार्ट प्लस डीआई का पार्ट अच्छा कर लिया, देखो रीजनिंग आपका बनता चला जाएगा, रीजनिंग में ज़्यादा तकलीफ आती नहीं है। VARC आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो 20, 25, 30 दिन लगते हैं, वो इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन मैथ्स बिना ट्रेनर के इम्प्रूव नहीं होता। मैं जो मेन कोर्स है हमारा अरिथमेटिक डीआई का, रिकॉर्डेड कोर्स है। रिकॉर्डेड का मतलब, अच्छा रिकॉर्डेड अभी मैं क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन क्लास कहीं किसी का ज्वाइन करते हो तो वो दिन के आपको 2 घंटे का लेक्चर देगा, वो भी संडे क्या देगा, छुट्टी। और आपके पास जो टाइम अवेलेबल है वो कितना है, 24 घंटे। तो अगर रिकॉर्डेड बैच आपके पास रहा तो आप 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा सुबह, दोपहर, शाम, रात को नींद आ रही है, उठाए वीडियो देखना स्टार्ट करोगे। ये पूरा का पूरा अरिथमेटिक डीआई अगर आप इत्मीनान से करोगे तो 30 दिन के अंदर आप इसमें मास्टर बन जाओगे। सिर्फ 30 दिन में आपका मैथ्स का मिनिमम स्कोर कम से कम 40 तो होगा ही होगा, मिनिमम स्कोर। बचा हुआ 1 महीना आरसी और रीजनिंग पे दे दो, लेकिन अगर मैथ्स आपको अच्छा करना है तो 1 महीने के अंदर आपका मैथ्स तगड़ा हो सकता है। अच्छा, तगड़ा का मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ नहीं, यहाँ पे एक एक टॉपिक में 100 क्वेश्चन है। जनरली किसी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में एक टॉपिक में 100 क्वेश्चन कोई ट्रेनर करवाता नहीं है भाई। 20-25 क्वेश्चन करवा के बोलेगा ठीक है अब कर लेना। 100 क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस चाहिए तो उसमें और भी क्वेश्चन है। 600 क्वेश्चन एक टॉपिक में मिल जाएगा आपको, लेकिन 100 करने से आपका काम चल सकता है। ये बैच हमारा अरिथमेटिक और डीआई का है। इसके साथ आपको एडिशनल जो मिलेगा वो मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मतलब सिटिंग अरेंजमेंट उसमें मिल जाएगा, सबसे बड़ा पोर्शन। क्रिटिकल रीजनिंग के 5 टॉपिक मिल जाएंगे। 5 टॉपिक का मतलब स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन। ये 5 ही टॉपिक हैं क्रिटिकल के, 10 मार्क का है, ये पूरा मिल जाएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, सिलॉग्स है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2 मिनट में आपका 5 से 8 सिलॉग्स बन सकता है। ये पूरा का पूरा कोर्स वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से प्राइस की बात करूं ना, तो अगर आप एक क्वेश्चन का 1 रुपया भी कैलकुलेट करोगे तो उससे भी कम आएगा। मतलब एक क्वेश्चन पढ़ाने का मैं 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहा हूं, पैसे में चार्ज कर रहा हूं। ये पूरा का पूरा कोर्स अगर आप, मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, अभी आप लोगे तो कूपन कोड लगा के मैं 2000 में दे रहा हूं, और अब ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा आपका।
ये पूरा का पूरा कोर्स लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, क्योंकि जब आप अच्छे कॉलेजेस में जाओगे परसेंटाइल निकालने के बाद, तो वहाँ पहुँचने से ही आपका हर्डल ख़त्म नहीं होगा। एक सबसे बड़ा हर्डल आता है कि जब कंपनियाँ आएंगी तो आपसे फिर एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगी। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप पुम्बा में चले गए, आपका एडमिशन हो गया, तो कंपनी आएगी और बोलेगी ले बेटा 30 लाख चल मेरे साथ। बोलेगा अच्छा अच्छा नौकरी चाहिए, एक एप्टीट्यूड टेस्ट दो, प्लेसमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। प्लेसमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट में फिर यही 3 सब्जेक्ट पूछता है, और अगर वहाँ चूक गए तो नौकरी नहीं मिलेगी। और वहाँ मार्क्स अच्छा है तो उसी हिसाब से आपको पैकेज भी देगा। तो अगर आप यहाँ अच्छा पढ़ के जा रहे हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो यही काम आएगा आपको किसमें? बिना एप्टीट्यूड टेस्ट के कोई भी कंपनी जॉब नहीं दे रही है। तो आपका दो फायदा है अच्छा पढ़ने में। अब आप किस साइकोलॉजी के हो, किस माइंडसेट के हो, ये हर बच्चे पे अलग अलग डिपेंड करता है। मैंने कहा ना कि आप उस साइकोलॉजी के हो कि आपको 60 साल नौकरी करना है, या फिर आप उस साइकोलॉजी के हो कि आपको 35-40 साल में रिटायर होकर अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी जीनी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया। आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, इसका लिंक और इसका QR कोड मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो हम ले लेंगे, पूछ सकते हैं, बिंदास पूछिए। वोकैब के लिए वोकैब रटना पड़ेगा हाथ से लिख के। 25 वोकैब बारी बारी से हाथ से लिखो, उसके बाद रिवाइज करो। यही एक रास्ता है, हाथ से लिख के ही करना पड़ेगा। उसके पीछे का साइंस है। आप पढ़ते वक्त, खाते वक्त, गाते वक्त कुछ न कुछ सोच सकते हो, लेकिन लिखते वक्त आप कुछ नहीं सोच पाओगे। लिखते वक्त दिमाग 100% फोकस रहता है। तो वोकैब करने का एक ही तरीका है कि हाथ से लिख के करो, और कोशिश करो कि किसी न किसी इंसिडेंट से रिलेट कर लो। आप वोकैब का जो मीनिंग है उससे रिलेटेड कोई अपने लाइफ का इंसिडेंट सोच लो, किसी आदमी का नाम सोच लो। जब आप रिलेट कर लोगे तो वोकैब आपको बहुत तगड़े से याद रहेगा, बहुत अच्छे से। और बताइए, इनिशियल लेवल पे RC कितने करने चाहिए इस पे मत जाओ। आधे घंटे की रीडिंग देना ही देना है। आधे घंटे की रीडिंग दो डेली, वो भी ऐसा मन में नहीं, जोर जोर से बोल बोल के पढ़ो। क्योंकि जब जाओगे पुम्बा में तो साला सब अंग्रेजी में बोलते नजर आएंगे। तुम लोगों को लगेगा कि यार अकेला मैं ही हूँ जो मराठी बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ। RC मुंह से बोल बोल के करोगे तो एक तो इंग्लिश की वर्डिंग क्लियर होगी, दूसरा जब बोलोगे तो शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। क्योंकि बड़े कॉलेज में भाई अच्छे कैंडिडेट मिलते हैं। तो रोज बोल बोल के आधे घंटे RC की प्रैक्टिस करो। अब उसका भी एक सीक्वेंस है, देखिए। जब आप आधे घंटे पढ़ोगे ना, तो अगले 15 दिन तो आप बहुत बुरी तरीके से बोर होने वाले हो। आपको अगर ये पता चल जाए कि आपके साथ होगा क्या क्या, तो रास्ता बड़ा आसान है। 15 दिन बोल बोल के पढ़ोगे तो तुमको बहुत गंदे तरीके से बोरियत होगी। 15 दिन के बाद आपका ट्यूनिंग क्लियर होगा। हर लैंग्वेज का एक प्रॉपर रिदम है। 15 दिन लगते हैं इंग्लिश का रिदम क्लियर होने में। अगर आप 15 दिन तक लगातार बोल बोल के पढ़ रहे हो तो आप उस लैंग्वेज के रिदम में आओगे। मराठी का रिदम अलग है। अभी हमारी आपकी कंडीशन ये है ना कि अगर कोई इंग्लिश बोले तो हम सुनते तो हैं, लेकिन समझते किस में है? अपनी लैंग्वेज में। जब तक आप इंग्लिश में सोचना नहीं शुरू करोगे, आपका इंग्लिश अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा, वो एक दिन का काम नहीं है। 15 दिन में आपका पढ़ने का रिदम बनेगा, माइंड में लैंग्वेज की ट्यूनिंग बनेगी। अगले 15 दिन में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, और अगले 15 दिन में आप बोलना भी शुरू कर दोगे। 45 दिन का पूरा खेल है ये। उससे पहले किसी का अंग्रेजी अच्छा नहीं हो सकता है, किसी का भी नहीं। तो बोल बोल के ही पढ़ना है। और बताइए, बिंदास बताइए, ये कोई आपके लिए ही ये सेशन है। अब आए हो उतना दूर से तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक देखो, पब्लिकेशन के नाम पे बहुत है। अरिहंत है, दिशा बना रही है, लोकल पब्लिकेशन भी है, किसी को भी प्रिफर कर सकता है। अगर आपको कोई एक सिंगल बुक चाहिए तो दिशा देता है, दिशा सारे टॉपिक दे देगा आपको, कर सकते हैं।
आप दोनों भी कुछ पूछ लीजिए, लेट आए। आप लोग कहाँ से आए हैं? अरे बाप रे बाप, इतना दूर से। आप लोगों का भी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्ही मराठीत बोला, चालेल। ठीक है, फिर आज का सेशन ख़त्म करते हैं, क्योंकि जिनको ट्रेन से जाना होगा ट्रेन अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।